चलो बेटा पढ़ते हैं। आज 6 टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हमें 7वीं और 8वीं टाइप खत्म करके चैप्टर को क्लोज भी करना है। तो बेटा 6 की 6 टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। 6 नहीं 7 टाइप जितनी भी हो गई हैं, एक 6 टाइप हो गई हैं आपकी। क्लियर है? 6 टाइप क्लियर है। तो 7वीं और 8वीं टाइप को करके हम चैप्टर को क्लोज करते हैं बेटा। तो टाइप हमारी 7वीं टाइप क्या है? तो 7वीं टाइप को पढ़ाने से पहले बेटा मैं एक बात बता दूं आपको। पहले की जो जितनी भी टाइप हम कर चुके हैं 6 टाइप उनको अच्छे से कर लें, तभी आपको 7वीं टाइप अच्छे से समझ आएगी। तो देखो 7वीं टाइप में है क्या बेटा, ये जो टाइप है ना ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये हमने जो पार्ट सीखे थे ना, इसके 2 पार्ट सीखे थे हमने। एक तो पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। 2 पार्ट सीखे थे हमने किसके? अल्फाबेट के। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है और सेकंड पार्ट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम आदांश और इसको बोलते हैं द्वितीय आदांश। तो हमारी टाइप का ही नाम है बेटा आदांशों पे आधारित प्रश्न। ठीक है, पार्ट्स के ऊपर जो बेस क्वेश्चन पूछता है आपसे वो कैसे पूछेगा पेपर में। अब पार्ट्स होते क्या है ये तो आपको क्लियर है कि बेटा पहला जो पार्ट है वो हमारा ए से लेके कहां तक है बेटा? एम तक है। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा? एन से लेके जेड तक है। लिखने का तरीका भी आपको सिखा रखा है। ठीक है, अगर विपरीत क्रम में लिखना है तो कैसे और नॉर्मल लिखना है तो कैसे। अगर मैं बोलूं दोनों पार्ट आपको एक साथ लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे? ए से लेके एम भी लिखोगे और फिर एन से लेके जेड भी लिखोगे नॉर्मल तरीके से। क्लियर है? आपको बोल दिया जाए कि बेटा पहले पार्ट को विपरीत क्रम में रख दो। किस क्रम में रख दो? विपरीत क्रम में रख दो। तो पहले सिर्फ अगर बोला पहले पार्ट को तो पहले पार्ट को ही रखना विपरीत क्रम में, दूसरे पार्ट को नहीं रखना। तो देखो दूसरा जो पार्ट है एन और जेड ये तो एज इट इज रहेगा बेटा। फर्स्ट पार्ट को बोला विपरीत क्रम में रखने के लिए तो रख देते हैं। तो जहां एम और ये से स्टार्टिंग हो जाएगी, ये हमारा विपरीत क्रम हो गया। अब हमसे क्या है देखो, एक तो ये केस बोल सकता है नॉर्मल, एक ही बोल सकता है। ठीक है, इसमें क्या करेगा? पहले पार्ट को सेम रखेगा, एक तो ये होगा। तीसरा केस क्या बोल सकता है कि कहेगा पहले पार्ट को तो आपको सेम रखना है साहब और दूसरे पार्ट को क्या कर देना है? विपरीत क्रम में रख देना है। तो मतलब यहाँ पे जो जेड होगा यहाँ पर एन होगा। क्लियर है? चौथी कंडीशन क्या बोल सकता है इसके अंदर कि दोनों पार्टों को विपरीत क्रम में रख दिया। तो पहला पार्ट ए से लेके एम तक तो ये यहाँ एम होगा और यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। और दूसरा पार्ट भी विपरीत क्रम में है साहब। तो जो यहाँ से एन और जेड से स्टार्ट है तो ये हमारा क्या है? ये जेड होगा और ये हमारा एन होगा। अब इससे ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगा पेपर में क्वेश्चन। इन 4 पार्ट से इतना ही इंटरचेंजिंग कर सकता है वो। ठीक है, इतने ही इंटरचेंजिंग हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब करने कैसे क्वेश्चन, पेपर में आएगा कैसे क्वेश्चन वो हम देखते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन उठाते हैं एक और करके देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको इजीली दिखाई नहीं देते पर जिस भी एग्जाम में आते हैं ना उस एग्जाम में बच्चों को इस क्वेश्चन का भार पता होता है कि कितना भार था, 2 किलो का था, 3 किलो का था। चलो क्वेश्चन क्या है देखो। देखो बेटा क्या है, हमसे पूछता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट पार्ट को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो दूसरे पार्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो दूसरा पार्ट एज इट इज उसी पोजीशन में रहेगा जो नॉर्मल पोजीशन उसकी है जाए। तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से मतलब लेफ्ट से हमारा क्या है? 17 है। फिर दोबारा लेफ्ट बोला है 16 है। तो हमारा कंडीशन हमें वही रखनी है, रूल चेंज कुछ नहीं होगा। जो रूल चेंज होना था वो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि क्या चेंज हो सकता है। तो बेटा माइनस होगा। तो 17 में से 6 गए तो बेटा क्या बचता है? 11। क्लियर है? तो 11वां कहां से? हमारा बाएं से। ठीक है, बाएं से तो हमारा 11वां अक्षर देखते हैं कैसे। तो बेटा हमें एक बार मन में याद रखना है कि प्रथम पार्ट तो एक बात बताओ मुझे, जो ए है उसको विपरीत क्रम में रखना है। तो बेटा यहाँ पे एम आएगा और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? ए आ रहा होगा। और जो सेकंड पार्ट होगा एज इट इज चल रहा है हमारे पास। एज इट इज का मतलब जो एन है और ये जेड है ये एज इट इज, ये आपने मन में बना के रखना है
ये मैं बना रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। तो एक बताओ 11वां अक्षर, तो ये तो पता है कि इसके अंदर भी 13 अक्षर होते हैं और इसके अंदर भी 13 अक्षर होते हैं। क्लियर है? 13 अक्षर होते हैं दोनों में। तो हमसे पूछा है कि 11वां अक्षर कौन सा होगा, 11वां एग्जैक्ट। तो बेटा इसमें 13 अक्षर होते हैं, तो ए को हटा दूं, फिर यहाँ पे बी होगा, इन दोनों को हटा दूं तो हमें 11वां अक्षर मिल जाएगा जो ये। तो ये वाला अक्षर कौन सा होगा, सी। तो सी हमारा आंसर हो गया। तो बेटा 11वां अक्षर कौन सा है, सी होगा। ये कैसे पता करना है, ये आपकी खुद की नॉर्मल कैलकुलेशन होगी कि कैसे पता लगे कि सी आंसर हमारा। तो सी कैसे होगा कि आपको पता है कि इसमें 13 होते हैं और इसके अंदर भी 13 होते हैं, और हमें 11वां अक्षर देखना है और बाईं तरफ से देखना है, लेफ्ट साइड से। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड से हमने देखा कि और फर्स्ट पार्ट को किस में, अपोजिट में भी लिखवा रहा है ये हमसे। तो एक बार बताओ मुझे, तो यहाँ पे एम और यहाँ पे ए, तो मुझे अब 13 अक्षर होते हैं यहाँ पर और 11 अक्षर वाली पोजीशन मुझे बतानी है और लेफ्ट साइड से, तो वो हमारा सी आंसर होगा। ये मन में थोड़ा सा सोचना और आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? पर ये डायग्राम से जो लग रहा है ना आपको, ये आपको दिमाग में प्रिंट होना चाहिए, ये साइड में बना लेना हल्का, यही क्वेश्चन में लिखते हुए साइड में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का कि और क्या कर सकता है। तो मैंने बता दी किस तरीके से वो चेंज कर सकता है पार्ट्स को। हो सकता है कि प्रथम पार्ट को विपरीत क्रम में रख दे, हो सकता है दूसरे को रख दे, हो सकता है दोनों को ही रख दे, हो सकता है पहले को एज इट इज छोड़ के दूसरे को रख दे। तो वो कंडीशन 4 ही बनती है और 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो करा देता हूं मैं आपको दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपसे बोलता है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों पार्टों को विपरीत क्रम में रख दिया, तो बाएं से लेफ्ट साइड से 17 अक्षर के बाएं सेकंड अक्षर कौन सा होगा। तो बेटा पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो हमारा करने का तरीका है। तो लेफ्ट से 17, फिर उसके लेफ्ट में बोला सेकंड अक्षर कौन सा होगा। तो सेम कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, दोनों लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, तो हमें माइनस करना है, हमारी मजबूरी है। ठीक है? तो बेटा 17 में से 2 के क्या बचा, 15। अब हमें सोचना, अब हमें पार्ट्स पे आना है बेटा। तो देखो एक बात मुझे बताओ, हमसे बोला बाएं से बताओ, पार्ट हमारे 2 हैं, हमारे पास 2 पार्ट है हमारे पास। तो एक हमारा क्या है, दोनों पार्टों को विपरीत क्रम में, तो ये ए है और ये एम है और ये ए है, और ये हमारा ये जेड होगा। तो ये बेटा ये क्या होगा, हमारा एन होगा। ये बात तो यहाँ तक क्लियर है बेटा। इसमें भी 13 अक्षर होते हैं और इसमें भी 13 अक्षर। जो हमारा आंसर है वो 15वां अक्षर है। तो पहले पार्ट से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि 13 अक्षर है इसके अंदर, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है हमारा। जब हमारा आंसर निकलेगा वो सेकंड पार्ट में जैसे एंट्री करेंगे वैसे ही आंसर निकलेगा। तो सेकंड पार्ट में जो पहला अक्षर है, 14वां अक्षर क्या है, जेड है, तो 15वां अक्षर क्या होगा बेटा, वाई आंसर होगा हमारा। अरे क्लियर है सबको? तो बेटा कैसे आएगा समझ, पहले पार्ट में हमको 15वां अक्षर निकाला, अगर यही 17वां अक्षर होता तो पहले पार्ट से मतलब ही नहीं था। मैं थोड़े से जो बच्चे थोड़े से बेसिक चीज को जानते हैं तो क्या कहते हैं, पहले पार्ट को बनाते नहीं, इसी में देख लेते हैं। अच्छा 17वां अक्षर पूछा है, तो अच्छा ये y है, y से पहले क्या आएगा बेटा, x आएगा, x से पहले क्या आएगा, तो हम सोच लेते हैं w आएगा। ठीक है? तो हमारा हमसे बोल देता है कि 17वां अक्षर बताओ, तो 17वां अक्षर हमारा तब क्या आंसर होता है, w होता। तो अभी के लिए हमारा आंसर है जो वो क्या है बेटा, y है, क्योंकि 15वें स्थान पर लेफ्ट साइड से वो ही आएगा। क्लियर है? और दोनों पार्टों को कहाँ रखा गया है, विपरीत क्रम में रखा हुआ है। अरे क्लियर है ये बात सबको? चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। देखो 2 क्वेश्चन दोनों तरीके से हो गए, दोनों पार्टों को अपोजिट रख दिया, पहले पार्ट को रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, देखो क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन क्या है मेरे से, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय पार्ट को, मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट था उसको क्या कर दिया, अपोजिट कंडीशन में लिख दिया गया, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बेटा वही हमारा नॉर्मल तरीके से, लेफ्ट से 23वां, फिर दोबारा लेफ्ट है 7वां, दोनों क्या बेटा सेम कंडीशन के केस हैं, क्या होंगे, माइनस होंगे हमारे पास, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं। तो एक बार 23 में से 7 गया तो बेटा क्या आया, 16। अब 16, अब हमें पहले पार्ट में तो हमारे पास 13 अक्षर है, इसको उल्टा रखे या सीधा रखे हमें मतलब ही नहीं है, तो हमें कुछ बोला नहीं है तो सीधा ही होगा साहब। तो पहले पार्ट से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, भगाओ इसको, दूसरे पार्ट में घुसो।
अब जैसे हम दूसरे पार्ट में घुसेंगे, पहला अक्षर क्या, दूसरे पार्ट को विपरीत क्रम में लगेगा, यहाँ पे जेड से स्टार्टिंग होगी और यहाँ पर क्या होगी, एम। तो 14वां अक्षर हमारा, तो इतना तो काउंट कर ही सकते हो, ये वाई आएगा और ये क्या आएगा हमारे पास एक्स। तो ये 14वां हो गया, ये 15वां हो गया और ये हमारा 16वां अक्षर हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स हमारा आंसर हो गया। बेटा इतना तो काउंट कर ही सकते हो, थोड़ी सी मेहनत यार कर लेना, मेरे नाम की कर लेना, आप मत करना, मेरे नाम की कर लेना, थोड़ी सी मेहनत है, काउंट करना तो सीख ही सकते हो। तो आपको ये जरूर जानना है कि पहले अगर पार्ट में एंट्री करनी भी है नहीं करनी, ठीक है, इसमें तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि 16 तो मतलब 13 से ज्यादा। अगर मैं इसको लिख भी लेता है, मन में सोचता कि पहले का क्या मतलब, पहले को भगाओ ना यार, हमें जिससे मतलब उस पे आओ। 16 का मतलब क्या है बेटा, अब 16 तो मतलब पहले पार्ट में तो हो ही नहीं सकता, वोल्टे में लिखो, सीधे लिखो, मत लिखो, वो आपकी मर्जी है। जो भी आंसर निकलेगा वो सेकंड पार्ट से निकलेगा क्योंकि रैंकिंग में 16वीं वहीं से स्टार्ट होगी। क्लियर है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, एक्स। क्लियर है बात सबको, कैसे समझाया क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया इसका, वो आपने आप खुद कर लेना बना के, या आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा वो इजीली, ठीक है। तो 7वीं टाइप भी हमारी बहुत अच्छे से खत्म हो गई है बेटा। चलो अगली टाइप चलते हैं, टाइप 8। अब उसमें क्या आता है, उसमें सिंबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपको एक क्या देगा, कंडीशन देगा, आपको एक आपको सीरीज देगा। अब वो सीरीज ना कई बार अल्फाबेट की दे देता है, कई बार उसमें बहुत सारे सिंबल इंक्लूड कर देता है, ए बी एक्स वाई लैम्डा गामा ओमेगा, कोई भी सिंबल डाल देगा। तो थोड़ा सिंबल का ज्ञान भी होना जरूरी है कि मैथ का सिंबल है, @ है, ये क्या है, ठीक है। तो सिंबल्स हमें थोड़े से याद हो कि तो हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि भाई हाँ इसको ये बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को बीटा का मतलब, बीटा नहीं पता होता कि बीटा कैसे लिखते हैं, अल्फा कैसे लिखते हैं, गामा कैसे लिखते हैं। तो ये थोड़ी सी है चीजें, और यूट्यूब पे सर्च मारो यार, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है आज के टाइम में। तो अच्छा इधर देखो, हमारी टाइप कौन सी रहेगी बेटा, टाइप हमारी 8th। अब ये 8th टाइप, अब 8th टाइप का बेटा नाम क्या है। अब 8th टाइप होती क्या है, ये क्या है, मिक्सअप है पूरी। मिक्सअप मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी कोडिंग बना सकता है वो, ठीक है। तो मैं इसको मिक्स्ड टाइप बोल सकता हूं, या कुछ भी कोडिंग बना सकता है, या बोल सकते हो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। जैसे बोलता हूं मैं, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिखता हूं मैं डायरेक्ट, आपको आंसर देखना है कैसे आएगा, कंडीशन भी बताएगा आपको। क्वेश्चन देखो क्या है, पेपर में आया क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, चलो उठाता हूं। तो बेटा ये अब क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ई हैं जिनके ठीक पहले एम आता है और ठीक बाद। देखो श्रृंखला आपको ये दे दी भाई, ये हमारी क्या है, श्रृंखला है। अब इसमें से निकालना है हमें, ठीक है। अब खिचड़ी पका रखी है तो देखो कुछ नहीं है, देख के डरना नहीं है हमें। तो देखो हमें पहले कंडीशन को समझना है, क्या कहना चाह रहा है, कहता है हमें ई की कंडीशन निकालनी है। कह रहे ऐसे कितने ई हैं जिनके ठीक पहले, मतलब पहले तो यही होगा और ठीक बाद। तो बेटा ठीक पहले की कंडीशन तो यही है और बाद ये है, तो लिख लो पहले। कह रहा ऐसे कितने ई है जिनके ठीक पहले क्या आता हो बेटा, एम, और ठीक बाद क्या आता हो, एफ आता हो। तो हमें निकालना क्या है, एम ई एफ देखना है कितने हैं, ऐसे कितने निकालने हैं हमें। तो हम काउंट करना देखना स्टार्ट करें कि भैया कहां पर है, कि चोर कहां बैठे हुए हैं। तो देखो जहां जहां एम आए, ई आए, एफ आए, अलर्ट हो जाए थोड़ा सा। देखो ई आया तो ई से पहले एम नहीं आ रहा और एफ आ रहा है, पर क्या नहीं आ रहा, एम नहीं आ रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर मैं आगे बढ़ता गया, ये एम नहीं है जी, एम से तो है नहीं, ई देखना है हमें बस। ई से पहले क्या आना चाहिए बेटा, ये मिल गया चोर। अब ई से पहले एम भी आ रहा है और बाद में एफ भी आ रहा है, तो बेटा एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है। आगे बढ़े हम, ई से पहले नहीं आ रहा जी, और आगे बढ़े नहीं आ रहा जी, ये एफ आ रहा है, ए पी आ रहा है। फिर दोबारा बढ़े, ये एक और मिल गया। देखो एम, ई से ठीक पहले एम आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। फिर ई से पहले एम, एफ, ये नहीं आ रहा। तो बेटा हमारे कितने, तो ऐसे कितने ई हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ऐसे कितने ई हैं, हमारा आंसर है 2। ऐसे सिर्फ 2 ही ई हैं जिनके ठीक पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है, और ठीक बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है।
तो ये थोड़े कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को, पर बहुत इजी होते हैं। डाटा सब कुछ आपके पास अवेलेबल, कुछ नहीं निकालना, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है और लैंग्वेज कंडीशन को पढ़ लेना और कर देना है। क्लियर है? ठीक है। अब आपसे क्या बोल देगा, अब मैंने तो सिर्फ अल्फाबेट का वाला क्वेश्चन कराया कि सिंपल सा रखा है वो, अब आपको इसमें क्या बोल देगा बेटा, बहुत सारे सिंबल मिक्सअप कर देगा, ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा। ठीक है, तो क्या आपसे पूछेगा, तो एक बार एक क्वेश्चन और देख लें ऐसा कि भाई कैसे और पूछ सकता है हमसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है अब क्वेश्चन निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं, दो एक नंबर निकालना है आपको, ऐसे कितने दो हैं जिसके ठीक पहले क्या आता है बेटा, एट द रेट आता है और ठीक बाद ए आता है। ठीक है, अब ठीक बाद ए आता है, हमें एट द रेट टू ए निकालना है, ये देखना है हमें। अब जरूरी नहीं है मैंने आपको दो दिया, एक आपको पूरी सीरीज सी भी दे सकता है, या आपको हिडन वर्ड क्या दे देगा, आपसे बोलता है ऐसे कितने दो हैं जिसके ठीक पहले वोवल आता है और ठीक बाद भी वोवल आता है। कुछ भी बना सकता है श्रृंखला को, ऐसे कितने, मान लो अल्फाबेट है जिसके पहले एक नंबर आता है और बाद में भी एक नंबर आता है, या फिर ओड और इवन का केस भी दे सकता है, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं या ऐसे कितने वोवल हैं जिसके ठीक पहले एक सम संख्या आती है और एक ठीक बाद एक विषम संख्या आती है। तो वो बनाने के लिए कितने क्वेश्चन बना सकता है, और प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे भी, पर सिर्फ कंडीशन को देखनी है। सबसे पहले कंडीशन को जज करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या आपको देखना है उसके अंदर। ठीक है, और वही आपको श्रृंखला के अंदर ढूंढ देना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है, और फ्री के नंबर है यार ये तो देखा हमने एट द रेट, जहां जहां एट द रेट आए हमें अलर्ट हो जाना है, या दो आए अलर्ट हो जाना है। तो देखा दो आया, इससे पहले एट द रेट नहीं है, फिर देखा ये दो आ गया, ये दो, इससे पहले एक है, नहीं है जी, आगे बढ़ो, दो आया, नहीं है जी, नहीं है, आगे दो आया, उससे पहले नहीं है, बाद में एट द रेट, फिर ए बाद में नहीं है। देखो सिर्फ हमें कहां मिला है, लास्ट में मिला है, सिर्फ ए, हमारा आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, मतलब कंडीशन यही उतरनी चाहिए, ये उतरनी का मतलब यही एज इट इज आपको दिखाई दे, एट द रेट टू ए। क्लियर है, जो उसने बोला है वही हमें मानना है, अपने दिमाग से कुछ नहीं मानना है कि भैया एट द रेट को बाद में कर दो, ए को पहले ले आओ, नहीं, जो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा ही हमें आंसर देना है। तो बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे सिंबल हैं, थोड़ा सिंबलों पे थोड़ा ध्यान दे लेना और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आपको बता दिया प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है और कैसे कंडीशन को बनाना है, और एज इट इज देख लेना। कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए किस चीज का, वोबल, कॉन्सोनेंट, ओड नंबर, इवन नंबर, आपको जितने भी नंबर है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, वोवल, कॉन्सोनेंट, ये सब चीजें पता होंगी तो क्वेश्चन इजीली से। अब बहुत सारे सिंबल ऐसे हैं बच्चों को पता ही नहीं होता, कई बच्चों को अल्फा का मतलब, अल्फा का सिंबल ही नहीं पता होता, तो आप बोल दिए बताओ अल्फा आता है, ठीक है, हिंदी में लिख दिया अल्फा आता है, तो अल्फा का सिंबल भी तो याद हो, लिख दिया ओमेगा आता है तो ओमेगा का सिंबल भी तो याद हो, तो कुछ ना कुछ दे सकता है वो। तो कंडीशन पढ़नी है और कंडीशन को ढूंढना है, वही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, मैं इस चैप्टर को बहुत
धीरे धीरे से समाप्त कर चुका हूं। एक एक दो दो टाइप के मैंने लेक्चर बना के इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। इसके अंदर टोटल 8 टाइपें हैं और 8 टाइपों को मैंने कोशिश करी है कि जितना मुझे आता है, जितना मैं जानता हूं, आप लोगों को अच्छे से डिलीवर कर पाऊं। ठीक है, आगे भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि भाई आपको अच्छे से और डीपली हर चैप्टर को पढ़ा पाऊं, ताकि आपको पेपर देते समय या बुक्स में प्रैक्टिस करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बेटा हमने इस चैप्टर में 8 टाइप पढ़ी है, तो 8 टाइप का एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूं मैं। सबसे पहले मैंने बेसिक पढ़ाया। बेटा बेसिक में मैंने क्या पढ़ाया? मैंने आपको सबसे पहले अल्फाबेट बताए कि अल्फाबेट 26 होते हैं। 26 के बाद उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक। फिर पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर मैंने उनके आपको अपोजिट लिखवाए सबसे पहले कि ए के अपोजिट क्या होगा और बी के अपोजिट क्या होगा। तो मैंने सीख कि ए का अपोजिट जेड होगा, आजाद के नाम से याद करना है। बीच में पूछ लिया एस के अपोजिट क्या होगा, तो एच होगा, किसके नाम से? हनी सिंह के नाम से याद कर लेना। आई के अपोजिट क्या होगा? आर होगा, इंडियन रेलवे के नाम से याद कर लेना। तो इस तरीके से फिर मैंने अपोजिट कराए। अपोजिट के बाद फिर मैंने आपको रैंकिंग सिखाई कि भैया किसी भी एक पार्ट की रैंकिंग आप याद कर लो, उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। मैंने बोल दिया एच की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, अल्फाबेट में, तो उसकी 8 है प्लेस वैल्यू, क्योंकि वो 8वें स्थान पर ही आता है। मैंने बोला पी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 16 है। मैंने बोला एस की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 19 है। मैंने बोला वी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 22 है। तो ये कैसे याद हुए आपको? तब आपने प्लेस वैल्यू याद करी। कैसे? या तो प्लेस वैल्यू याद कर ली, या फिर दूसरा हमने तरीका बताया था बेटा, आपने रट ली तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए टाइम बचेगा। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगी। उसका मैं अपोजिट का सम 27 होता है। जैसे ए के अपोजिट जेड है तो उसका सम क्या होगा बेटा? 27 होगा। तो हमने जेड, ए और जेड, क्योंकि ए की रैंकिंग 1 और जेड की 26, दोनों का सम 27 बताया था। तो ए की रैंकिंग आपको पता है तो आप दूसरे की निकालोगे अपोजिट, अगर आपको याद आए। जैसे मैंने बोला आई के अपोजिट आर आता है, आई की रैंकिंग क्या है बेटा? 9, तो आप निकाल सकते हो 27 - 9, तो आर की रैंकिंग क्या आ जाएगी? 18। तो रैंकिंग बताई, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए। क्लियर है? तो ये बताया बेसिक में। फिर हम टाइपों पे स्टार्ट करें। तो मैंने बताया फिर सेम कंडीशन क्या आती है और अपोजिट कंडीशन क्या होती है। सेम कंडीशन मतलब अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट दिखाई दे जाए तो ये हमारी सेम कंडीशन है, और एक लेफ्ट राइट दिखाई दे जाए तो ये आपकी अपोजिट कंडीशन है। मतलब आपको अपोजिट सिंबल दिखाई दे तो वहां आपको प्लस कर देना इस केस में, और इस केस में आपको क्या कर देना? माइनस कर देना। और इस पर हमने छोटे छोटे लेफ्ट टू राइट वाले और राइट टू लेफ्ट वाले क्वेश्चन करे थे। उसके बाद फिर हमने क्या, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने स्टार्ट करे। मीनिंगफुल वर्ड्स कैसे बनाए? एक पूरी रैंकिंग, एक वर्ड दे दिया और आपसे उसमें से बोलता है, इंडिकेट करता है कि इस वाले अक्षर से, इस वाले अक्षर से और इस वाले अक्षर को प्रयोग करके और एक वर्ड बताओ मीनिंगफुल। तो उसके लिए आपको थोड़ी वोकैब अच्छी होनी जरूरी है। फिर हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी वर्डों को लगाना सीखा। तो उसमें मैंने बताया कि जहां तक आपको कॉमन करता जाए उसको काट दो, और जैसे जैसे कंपेयर, जिसके साथ आपको कंपटीशन है उसी के साथ लड़ना है। जो कंपटीशन हार गया उसको हटा दो, या जो मतलब सीरियल में लग गया उसको हटा ही दो ऑप्शन में से। ठीक है, तो डिक्शनरी सीखी हमने, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने सीखे, अपोजिट सीख लिए हमने, उसके बेसिक कंसेप्ट यही था। फिर अदांशों पे बेस, मतलब पार्ट्स पे बेस क्वेश्चन भी हमने सीख लिए अच्छे से। फिर उससे फिर ये मिक्सिंग भी सीख लिया हमने। इससे पहले बेटा हमने क्या सीखा कि मिड पॉइंट में, मिड आपने बताया कि अंग्रेजी वर्डमाला में बाएं से 17वें अक्षर और दाएं से, दाईं ओर से 18वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो हम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दिया। तो अब ये चीजें कहां से समझ आई? आपको धीरे धीरे समझ आई, क्योंकि नॉर्मल क्या था, नॉर्मल केस में हम लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चन करते, पर मिड वाला क्वेश्चन हमने नहीं करा। पर मैंने वो भी 27 माइनस में लेफ्ट राइट और डिवाइडेड बाय 2 करके वो भी समझाया। बाएं में प्लस करोगे, अगर नॉर्मल सीरीज में लिखा हो बाएं में प्लस करोगे एग्जैक्ट आंसर आएगा। दाईं ओर प्लस कर रहे हो तो आपको अपोजिट निकालना ही पड़ेगा। कब निकालना पड़ेगा? ये केस कब है? जब आपको अल्फाबेट बिल्कुल एक सीक्वेंस में दे रखा है, A to Z दे रखा है, और अल्फाबेट को तोड़ रखा है, मतलब लेफ्ट टू राइट कर रखा है, A की जगह Z लिख रखा है, और Z तो आप राइट साइड से प्लस करोगे। मतलब किसी भी तरीके से A की पूंछ को पकड़ के रखना है आपको, बस एक ही पूंछ को पकड़ के रखना, आंसर सारे सही आएंगे। क्लियर है? तो बेटा इस चैप्टर को बहुत स्लो करके हमने अच्छे से खत्म करा है। तो बेटा उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से, आप लोग इसके अच्छे से क्लास नोट्स बनाओगे और ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस करोगे बुक से। कि बेटा अगर प्रैक्टिस नहीं करी ना तो चैप्टर का बाहर धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा आप लोगों के ऊपर कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे यार। फिर आपको बर्डन लगेगी रीजनिंग। और बेटा रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 मार सकते हो। एक क्वेश्चन आता है वो बाय एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ठीक होना चाहिए, उसकी बात हम तब करेंगे जब थोड़ा हमारा सिलेबस सा हो जाएगा। ठीक है, तो और किस्मत सही रही तो 50 में से 50 तो आती हैं। क्लियर है? तो थोड़ी सी मेहनत
50 नंबर दिला सकती है बेटा। 50 नंबर बहुत होते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो और 50 नंबर ले जाओ यार, कौन रोक रहा है तुम्हें। तो उसके लिए क्या, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अच्छे से पढ़ाई कब होगी, जब आपके चैप्टर क्लियर होंगे, स्कोर भी तभी होगा। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बेटा बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर को दोबारा रिकैप कर लेना और ईमानदारी से होमवर्क भी करते रहना। क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें कि ये चीज नहीं आई समझ, कोशिश करेंगे। बाई चांस 1-8%, देखो अभी मेन क्या है, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं फोन करके आप समझ सकते हो क्वेश्चन को। बाकी अगर ऐसा ऑप्शन भी बना तो करेंगे आपकी हेल्प, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प के लिए हम खड़े हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बेटा एक चीज़ और बताओ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों को बताओ कि रीजनिंग पढ़ रही है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारे चैप्टर आपको इसी तरीके से कराऊंगा मैं, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और बहुत बेसिक टू एडवांस। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।